नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की अहम खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दबाव देखने को मिला। दिग्गजों के साथ ही आज स्मॉल और मिड कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली हुई। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और फार्मा शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना। कारोबार के अंत में निफ्टी 76 पॉइंट गिरकर 15,691 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 179 पॉइंट गिरकर 52,323 पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा स्टील में बिकवाली से आज बाजार पर दबाव बना। सेंसेक्स के 20 शेयरों में गिरावट रही। इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी और मारुति में 2% से ज्यादा की गिरावट आई। अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट, टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में 1% से ज्यादा की मजबूती रही। सेंसेक्स पर कोटक बैंक को छोड़कर सभी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी सेक्टरल इंडिसेज की बात करें तो निफ्टी रियल्टी को छोड़कर बाकी सभी इंडिसेज गिरावट के साथ बंद हुए। किम्स हॉस्पिटल और डोडला डेयरी के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। डोडला डेयर के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला। दूसरे दिन किम्स हॉस्पिटल का आईपीओ 56% भर चुका है। दोनों आईपीओ में 18 जून तक आवेदन कर सकेंगे। किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आईपीओ के जरिए 2,144 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जे बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए किम्स के आईपीओ में आवेदन करने की सलाह दी है। डोडला डेयरी के इश्यू का प्राइस बैंड 421 रुपए से 428 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू के तहत कंपनी 50 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जारी कर रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोडला डेयरी में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। पेटीएम ने अपने आईपीओ के लिए 4 बैंकों को नियुक्त किया है। कंपनी ने जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मॉर्गन स्टैनली को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर हायर किया है। अगर पेटीएम की आईपीओ लॉन्चिंग सफल होती है तो यह भारतीय बाजार का सबसे बड़ा पब्लिक इशू होगा। सरकारी कंपनी कोल इंडिया के नाम है। कोल इंडिया ने 2010 में 15,200 करोड़ रुपए जुटाए थे। पेटीएम में अलीबाबा के एंड ग्रुप की 29.71%, सॉफ्टबैंक विजन फंड की 19.63% और सैफ पार्टनर्स की 18.56% की हिस्सेदारी है। कंपनी के ओनर विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी 14.67% है। इसके अलावा एजीएच होल्डिंग्स, टी रोवे प्राइस और डिस्कवर कैपिटल, बर्कशायर हैथवे की भी हिस्सेदारी है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कंपटीशन कमीशन की जांच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआई की जांच को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में नई अपील दाखिल की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सीसीआई की जांच को हरी झंडी दे दी थी। दोनों कंपनियों पर एंटी कंपटीशन व्यवहार अपनाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने कल देर शाम अपील दायर की थी, वहीं अमेजॉन इंडिया ने आज अपील दाखिल की है। इन दोनों अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। दोनों कंपनियों ने अलग अलग अपील दाखिल की है। कोर्ट दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई कर सकता है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने आज सीआईआई के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला। प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार को डिमांड बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का स्टिमुलस पैकेज लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक में 20,000 करोड़ रुपए और डालने चाहिए। नरेंद्रन ने कहा कि अगर कोई नई महामारी आती है तो उससे लड़ने के लिए एक नेशनल पैंडेमिक फंड की भी जरूरत है। सीआईआई की इस साल की थीम है बिल्डिंग इंडिया फॉर न्यू वर्ल्ड। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को केवाईसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने सोशल मीडिया पर ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। कोरोना महामारी के बीच एसबीआई ने खाताधारकों को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दी थी। ग्राहक पोस्ट या ईमेल के जरिए केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जालसाजों ने इस सुविधा का फायदा उठाते हुए लोगों से ठगी शुरू कर दी है। जालसाज अब आपके पर्सनल डिटेल प्राप्त करने के लिए बैंक कर्मचारी होने का नाटक करते हुए एक मैसेज भेजते हैं। एसबीआई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्राहकों को ऐसे लिंक पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करने चाहिए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य होंगे। इसमें वो सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही थी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाएं लेने में मदद मिलेगी। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी नई ए क्लास कार को लॉन्च कर दिया है। इस कार की शुरुआती कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए है। नई एस क्लास कंपनी के लाइनअप में लॉन्च होने वाली 15 मर्सिडीज बेंज गाड़ियों का हिस्सा है। नई एस क्लास में 3.0 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है। इसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलती है। वहीं ये कार महज 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकती है। भारत में इस कार को CBU यानी कंप्लीट बिल्टअप यूनिट के तौर पर लाया जा रहा है, इसलिए इसके पहले बैच में सिर्फ 150 यूनिट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। मर्सिडीज का कहना है कि इनमें से आधे से ज्यादा कारें पहले ही बुक हो चुकी हैं। भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा प्रमोशन दिया है। कंपनी ने 16 जून को CEO सत्या नडेला को बतौर चेयरमैन नियुक्त किया। नडेला को साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनाया गया था। उन्होंने स्टीव वाल्बर की जगह ली थी। नडेला अब जॉन थॉम्सन की जगह लेंगे। थॉम्सन अब लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। साल 2014 में थॉम्सन ने बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन का पद संभाला था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अब कंपनी के बोर्ड में नहीं है। वो बिल और मेलिंडा गेट्स के परोपकारी कार्यों पर फोकस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल में कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है, ये सब बीजेपी की तिगड़म है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए कोई कदम नहीं उठाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी छोड़कर टीएमसी में घर वापसी करने वाले नेता मुकुल रॉय की Z कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने CRPF को निर्देश दिया था कि 67 साल के मुकुल रॉय की सुरक्षा में लगे जवानों को वापस बुला लिया जाए। 2017 में जब मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। टीएमसी में वापस लौटने के बाद मुकुल ने पत्र लिखकर कहा था कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए। आपको बता दें कि मुकुल रॉय को बीते शुक्रवार से बंगाल सरकार ने Y ग्रेड की सुरक्षा प्रदान की है। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल जारी है। एलजेपी में इस वक्त चाचा भतीजे में बगावत जारी है। तमाम विवादों के बीच आज पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में पशुपति पारस गुट के 4 सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज भी शामिल हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करते हुए अपने विश्वसनीय राजू तिवारी को बिहार प्रदेश एलजेपी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए ने मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। मुंबई में एनआईए की टीम ने आज सुबह प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार पुलिस कमिश्नर अधिकारी सचिन वाजे का कनेक्शन प्रदीप शर्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच में एक साथ काम कर चुके हैं। मनसुख हिरेन की हत्या वाले दिन सचिन वाजे का लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास था। इसके बाद ही प्रदीप शर्मा एनआईए के रडार पर आ गए थे। फिलहाल प्रदीप शर्मा अब शिवसेना के नेता भी हैं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। सीबीएसई ने कहा है कि वो 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे और 12वीं के प्री बोर्ड से 40% अंक शामिल होंगे। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कई राज्यों ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई बोर्ड के मूल्यांकन का ये फॉर्मूला राज्य सरकारें भी चाहे तो अपना सकती हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है। लगातार 10वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 67,208 नए संक्रमित आए हैं और 2,330 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं बीते एक दिन में 1,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 8,26,000 के पास हैं, जो कि 71 दिन में सबसे कम एक्टिव केस हैं।
कोरोना से मृत्यु दर 1.28% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। बीते दिन करीब 19 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 26 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि लोगों के सामने एक गंभीर संकट पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 पर बनी टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से पिछले दिनों तीनों लोग बाहर निकले हैं, भीड़ देखी गई है, उसमें संकेत मिल रहा है कि अगले 2 से 4 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर महाराष्ट्र या मुंबई को प्रभावित कर सकती है। टास्क फोर्स का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो एक्टिव मरीजों की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं थर्ड वेव में कुल मरीजों में 10% बच्चों की संख्या भी हो सकती है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिल सकता है। डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार कर लिया है। अब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी ईयूएल के मूल्यांकन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 23 जून को प्री सबमिशन मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि अब तक केवल 8 कोरोना वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ द्वारा ईयूएल की मंजूरी दी गई है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, मॉडर्ना, सिनोवैक और सिनोफार्म के टीके शामिल हैं। भारत बायोटेक के अनुसार कोवैक्सीन को 14 देशों से आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मिल चुकी है। वहीं अन्य 50 देशों में वैक्सीन के अप्रूवल का इंतजार है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर गिरकर 0.20% हो गया है, जो कि 16 फरवरी के बाद सबसे कम है। फिलहाल दिल्ली में 2554 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 14,04,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में 212 नए केस सामने आए थे और 25 मरीजों की मौत हुई थी। कांग्रेस टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के हेड से पूछताछ की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में 31 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सवाल जवाब किए थे। इससे पहले 25 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था। दरअसल बीजेपी ने पिछले महीने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप या मोदी स्वरूप बताया और देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि बीजेपी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह कर्नाटक दौरे पर हैं और पार्टी पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी एमएलसी एएच विश्वनाथ ने नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आम जनता की सरकार को लेकर राय नकारात्मक है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री बी श्रीरामुलु ने दावा किया है कि येदियुरप्पा सरकार में सब ठीक है और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी एमएलसी एएच विश्वनाथ ने कहा, सरकार और पार्टी को लेकर आम जनता की राय नेगेटिव है, ये ठीक नहीं है। येदियुरप्पा की उम्र, स्वास्थ्य और वो सीएम के रूप में प्रदेश चलाने की स्थिति में नहीं है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान निजी लैब द्वारा फर्जी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कर टेस्ट किए। इस मामले का पता तब चला जब प्राइवेट लैब ने पंजाब के एक युवक को कोरोना की रिपोर्ट एसएमएस कर दी। युवक ना तो हरिद्वार कुंभ मेले में शिरकत करने पहुंचा था और ना ही उसने कोविड टेस्ट कराया था। युवक ने इस मामले की शिकायत आईसीएमआर से की, जिसके बाद आईसीएमआर ने जांच के निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच अक्सर तनाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अलग रहा। सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल को उनके जन्मदिन पर बधाई देने राजभवन पहुंचे। राज्य में चल रहे मौजूदा गतिरोध को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है। कोलकाता के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलजमाव हो गया है। राज्य के हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया समेत अन्य क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार से और अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड में है।
पिछले कुछ दिनों से नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान आ गया है। राज्य की ज्यादातर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जानकारी के अनुसार न तो मौसम विभाग और न ही सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जून महीने के बीच के दिनों में इतनी तेज बारिश होगी। बावजूद इसके सरकार ने बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अधिक बारिश वाले इलाकों में तैनात किया गया। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भाईजान को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। इसी बीच उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर है सलमान के निर्देशन में राजकुमार गुप्ता ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। राजकुमार नो वन किल्ड जेसिका, रेड आमिर और घनचक्कर जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट की माने तो राजकुमार सलमान की आने वाली फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। खबर है कि सलमान खान भारत के जासूस रविंद्र कौशिक का रोल निभाने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका नाम नई कंट्रोवर्सी से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो अपलोड करने की वजह से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एफआईआर में स्वरा सहित कुछ और लोगों के भी नाम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिकायत एडवोकेट अमिता आचार्य ने दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि उनके ट्विटर हैंडल से नागरिकों के बीच नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। ये जानते हुए भी कि उनके ट्वीट से समाज पर असर पड़ेगा, उन्होंने बिना फैक्ट चेक किए घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। रियल लाइफ में वो भारतीय सेना और जाबाज जवानों के प्रशंसक माने जाते हैं और आर्मी से जुड़े कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को अक्षय कुमार कश्मीर में एलओसी पर बीएसएफ जवानों के बीच नजर आए, जहां की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट की है। अक्षय जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में पहुंचे थे। इन तस्वीरों में अक्षय जवानों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के साथ पंजा लड़ा रहे हैं तो कई अफसरों के साथ डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया की फेमस सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस अनुष्का सेन कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। हालांकि उनके साथ के बाकी सभी कंटेस्टेंट सुरक्षित हैं। अनुष्का इस समय केपटाउन में है, जहां वे खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रही हैं। अनुष्का को कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी वे क्वारंटाइन हो गई हैं। अनुष्का की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को आई, जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट और क्रू मेंबर्स ने भी एहतियात के तौर पर टेस्ट करवाया, लेकिन बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अनुष्का के आइसोलेशन में जाने के बाद बाकी टीम और क्रू मेंबर के साथ शूटिंग पूरी की गई। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर द कपिल शर्मा शो के को स्टार अभिषेक और कीकू शारदा संग एक सेल्फी वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में कृष्णा और कीकू ने खुलासा किया है कि कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किए जाने वाला कॉमेडी शो टीवी पर वापसी करने जा रहा है। भारती के अलावा कृष्णा अभिषेक ने भी अपने सोशल पोस्ट से इस कॉमेडी शो के वापसी का हिंट दिया और उन्होंने बताया कि शो के नए सीजन की शुरुआत से पहले इसके कास्ट ने एक मीटिंग की है। कृष्णा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस शो की जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, बहुत जल्द वापस आऊंगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ताजा आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कोहली के 814 अंक है। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी टॉप 10 में शामिल हैं। दोनों ने 747 अंकों के साथ संयुक्त छठा स्थान कायम रखा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेला जाना है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और मौजूदा समय में स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि बेशक भारतीय टीम में विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, लेकिन टीम की मुख्य स्ट्रेंथ बॉलिंग है। बीसीसीआई को डेक्कन चार्जर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के मामले में बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बोर्ड को अब आईपीएल की इस पूर्व फ्रेंचाइजी को 4,800 करोड़ रुपए का हर्जाना नहीं भरना होगा। जस्टिस जीएस पटेल की खंडपीठ ने पंचाट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें इस राशि को बतौर हर्जाना भरने को कहा गया था। ये मामला 2012 का है। तब बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध समाप्त कर दिया था। बोर्ड का कहना है कि फ्रेंचाइजी ने बैंक गारंटी के तौर पर 100 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए थे। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन 6 विकेट पर 269 रन का स्कोर बनाया। कप्तान हीथर नाइट ने 95 रनों की पारी खेली। वहीं टेम्पी ब्लू माउंट ने 66, नेट स्कीवर ने 42 और लॉरेन विनफील्ड हिल ने 35 रन बनाए। भारत की ओर से करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रही स्नेह राणा ने 3, दीप्ति शर्मा ने 2 और पूजा वस्त्रकार ने 1 विकेट लिया। करीब 7 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम की ओर से इस मैच में स्नेह, दीप्ति और पूजा सहित कुल 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है।
यूरो कप में ग्रुप ए के चौथे मुकाबले में इटली ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से शिकस्त दी है। लगातार दूसरी जीत के साथ इटली की टीम नॉकआउट राउंड में पहुंची। इटालियन मिडफील्डर मैनुअल लोकेटेली ने 26वें और 52वें मिनट में 2 गोल दागे। ये दोनों गोल डोमेनिका बेरार्डी ने असिस्ट किए। लोकेटेली ने पहली बार एक इंटरनेशनल मैच में 2 गोल दागे। इससे पहले 19वें मिनट में इटली के कप्तान जॉर्जिया केलिनी ने शानदार गोल दागा था। और इसी के साथ खबर चालीसा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।